यूजीसी एज ए करियर ऑप्शन कैसा रह सकता है मास्टर्स के बाद। तो मेरे को तो मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि कोई एक टीचर 38 लाख रुपए कमा सकता है क्या साल के। पे बात करें हम कि यूपीएससी पे अगर कोई बच्चा ऑप्ट करता है या यूजीसी नेट कोई ऑप्ट करते हैं तो दोनों में सक्सेस का चांस कितना रहता है, कितना परसेंटेज मतलब चांसेस हैं? 12 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, क्वालिफाई कितने कर रहे हैं? 700-800 इतनी वैकेंसी आ रही है। तो खुद आप देख लीजिए कितना सक्सेस रेट है। तो आपको क्या लगता है कि एग्जाम का जो पैटर्न रहा है यूजीसी नेट का वो पहले के कंपैरिजन में और अब के कंपैरिजन में किस तरीके से इवॉल्व हुआ है? क्या लेवल बढ़ गया उसका, क्या टफ हो गया है? जून जो अटेम्प्ट था उसके अंदर 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर किया था। तो अगर उसमें बात करें तो क्या जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी एक ही है ना सर? एमपी के अंदर एमपी स्पेशल पूछ लेंगे या थोड़ा सा पेपर 2 के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस डाल देंगे, मतलब 15 to 20% अलग है, बाकी पूरा एज इट इज सेम टू सेम है। अभी सर मैंने आपका देखा भी था एक वीडियो कि 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हाँ, के लिए। इस साल 3000 हैं। हाँ, ये तो जैकपॉट है सर एक तरीके से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम यूजीसी के अराउंड और असिस्टेंट प्रोफेसर के अराउंड जो भी स्टूडेंट्स के मन में क्वेरीज हैं उन सभी सवालों के जवाब आज हमको मिलने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं अश्वनी सर, जिनका टीचिंग स्पेस में 7-8 साल का एक्सपीरियंस रहा है और आज वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम सबको इन सवालों के जवाब देने वाले। अभी यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट आया है उसके बाद बहुत सारी ऐसी क्वेरीज निकल के आ रही है, क्या यूजीसी अभी रेलिवेंट है, क्या सिग्निफिकेंट है, क्या हम इसको दूसरे जो भी करियर ऑप्शंस हैं उनके कंपैरिजन में किस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। तो सर स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए सर कि जो 7-8 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे यूजीसी का क्या सिग्निफिकेंस है, यूजीसी नेट का क्या सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स की लाइफ में? जो नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट के कंटिन्यू करेंगे और जो बच्चों को नई नई चीज़ें हम सिखा सकते हैं यूजीसी नेट के अराउंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के अराउंड, वो उनको सिखा पाएंगे। तो जो आपने सवाल पूछा कि मतलब यूजीसी एज ए करियर ऑप्शन कैसा रह सकता है मास्टर्स के बाद, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा करियर ऑप्शन है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जैसे वो ग्रेजुएशन ख़त्म करते हैं वो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लग जाते हैं, जैसे कि वो बैंक पीओ में चले गए या एसएससी वगैरह में चले गए, या उनको एक ही ऑप्शन दिखता है कि यूपीएससी एक ऑप्शन है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे एस्पिरेंट अगर थोड़ा और टाइम दे, अगर वो मास्टर्स करें तो वहाँ पे वो देख सकता है कि यूजीसी नेट एक अच्छा करियर ऑप्शन है। यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है जो कि 40,000 से ज़्यादा की हो गई है, पहले वो कम थी अब बढ़ती जा रही है, हर 5 साल में वो रिवीजन होता रहता है। देन उसके साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी आप सभी को पता है जैसे 1 लाख के अराउंड होती है। ठीक है, मेरे तो एक टीचर है जिनका 25 साल एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं उनकी सैलरी स्लिप देख के हैरान रह गया। ठीक है, मतलब 25 साल का एक्सपीरियंस है और उनकी सैलरी इस टाइम पीरियड पे सालाना 38 लाख की हुआ करती। तो मेरे को तो मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि कोई एक टीचर 38 लाख रुपए कमा सकता है क्या साल के। तो वो उनको मैंने देखा तो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन था और वो मैंने बच्चों को बताया कि येस, आपको एज अ करियर ऑप्शन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वाइड वेराइटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। आप रिसर्च के अंदर जा सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, आप फॉरेन के अंदर जाकर रिसर्च कर सकते हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, तो येस, एंड गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो येस, चूज़ करना चाहिए बिल्कुल। सर अभी आपने जैसे यूपीएससी की बात की, पर्सनली मतलब मुझे भी लगता है कि यूजीसी नेट इज़ अ फार वे मतलब बेटर ऑप्शन देन अदर करियर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि इसमें सक्सेस चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। क्यों अभी आपने यूपीएससी की बात की, तो अगर उस पे बात करें हम कि यूपीएससी पे अगर कोई बच्चा ऑप्ट करता है या यूजीसी नेट कोई ऑप्ट करता है तो दोनों में सक्सेस का चांस कितना रहता है, कितना परसेंटेज मतलब चांसेस हैं? देखिए मैम, यूपीएससी तो आपको पता ही है, मतलब 10-12 लाख एस्पिरेंट्स हर साल फॉर्म भर रहे होते हैं, 5-6 लाख दे रहे होते हैं, और उसके बाद प्रीलिम्स हो गया पहले, वहाँ से नेक्स्ट स्टेज के अंदर जाना, मेंस में जाना, फिर इंटरव्यू में जाना, तो पूरा जो प्रोसेस है 1.5 साल का प्रोसेस है। और एट द एंड कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं? 0.01 कुछ परसेंट है, मतलब 12 लाख फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, क्वालिफाई कितने कर रहे हैं? 700-800 इतनी वैकेंसी आ रही है। तो खुद आप देख लीजिए कितना सक्सेस रेट है। दूसरी तरफ यूजीसी नेट में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे 2 बार तो एग्जामिनेशन हो रहा है। वहाँ पे अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 चांस हैं, मतलब एक जून के अंदर होगा, एक दिसंबर के अंदर होगा, और वहाँ पे हर सब्जेक्ट वाइज आपको जेआरएफ मिल रहा होता है। सपोज पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऑलमोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बराबर ही होते हैं, ठीक है, जो दे रहे होते हैं। वहाँ पे 0.6% तो मिनिमम है जो जाएगा। एंड कई सब्जेक्ट के अंदर ये भी देखा हुआ है कि 1% लोग भी क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि बड़ा नंबर है ये, क्योंकि आपका 2 बार तो एग्जामिनेशन हो रहा है और साथ ही साथ 1% लोग अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं और उसके उस ज़्यादा लोग नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और पीएचडी परस्यू कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाती है। तो एज अ करियर ऑप्शन कंपेयर करूँ मैं यूपीएससी से, तो
चांसेस ज़्यादा हैं इधर आपके सक्सेस होने के, और वहाँ पे कम है, क्योंकि आप खुद देखो कितना टफ कंपटीशन है और कितना टफ एग्जाम है वो, इतने मल्टीपल पेपर्स आपको पढ़ने होते हैं। ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट में पढ़ना नहीं होता इतना, पेपर 1 पेपर 2 इधर भी है, लेकिन कंपेयर करें यूपीएससी से तो ऑब्वियसली बहुत कम वही है। सर सवाल था कि जैसे अभी बोला आपने कि यूपीएससी का लेवल बहुत टफ आता है, बट अगर यूजीसी नेट की भी बात की जाए तो साल दर साल इसका भी लेवल जो है अब थोड़ा सा अप होता जा रहा है, वहीं साथ के साथ इसकी कट ऑफ भी बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि एग्जाम का जो पैटर्न रहा है यूजीसी नेट का, वो पहले के कंपैरिजन में और अब के कंपैरिजन में किस तरीके से इवॉल्व हुआ है? क्या लेवल बढ़ गया उसका, क्या टफ हो गया है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को? यस मैम, बिल्कुल। आप खुद देखिए मैम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर कर रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, लास्ट जून जो अटेम्प्ट था उसके अंदर 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर किया था, दिया 6-7 लाख था। तो हम भी क्लोज टू यूपीएससी जा चुके हैं ऑलमोस्ट, जहाँ पे 10-11 लाख एस्पिरेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं। एट द एंड दे कितने रहे, 6-7 लाख दे रहे हैं। ये हर साइकिल के अंदर अब होना शुरू हो जाएगा कि जो यूजीसी नेट ने नए रेगुलेशंस लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने पीएचडी भी मैंडेटरी कर दिया है कि भाई पीएचडी आपको करना ही करना है इसी स्कोर के थ्रू। अगर पीएचडी करना है तो ये स्कोर यूज़ करना पड़ेगा यूजीसी नेट। तो मुझे लगता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इसके अंदर इंक्रीज होंगे, और वो जैसे ही नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर इंक्रीज होता है, तो ये समझ लीजिए कि वो उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। तो यूजीसी का भी जो डिफिकल्टी लेवल है इसी वजह से बढ़ रहा है। और जो मास्टर्स कर रहे होते हैं एस्पिरेंट्स, वो पेपर 1 कभी पढ़े ही नहीं होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड उन्होंने कभी पढ़ा नहीं होता। ये मास्टर्स किया तो टाइम पास वाली मास्टर्स कर लिया, ठीक है, बस कर लिया नाम का। मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, इग्नू से कर लिया सर, क्या किया, कुछ नहीं किया, बस एग्जाम दे के आ गए, ठीक है, एक गाइड मिली उससे पढ़ के आ गए। ऐसा मास्टर्स के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे पढ़ते हैं लोग, ठीक है। और जब वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर बैठते हैं तो उनको इतना बड़ा शॉक लगता है कि अरे भाई, तो इतने डीप सवाल पूछ रहे हैं, ये कैसे कवर करें। अब उसको प्रिपेयर करने में उनको इतना टाइम लग जाता है, इतने सारे लोग हैं जो इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ठीक से नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब 1-2 अटेम्प्ट के अंदर आपको निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 4-5 साल की आपको योजना बनानी है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की भी। तो टफ ना बच्चे, मुझे लगता है टफ बच्चे खुद बना रहे हैं। अगर वो इसको मेहनत करके अच्छे से पढ़ें तो 1-2 अटेम्प्ट के अंदर क्लियर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 1-2 अटेम्प्ट में क्लियर भी हो जाता है, और एक ही बार में तैयारी करने से मुझे लगता है कि करियर के स्कोप भी शायद ज़्यादा खुल जाते हैं। आप अभी बात कर रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी उनके ऑप्शंस खुल जाते हैं, बाकी पीएचडी में भी जा सकते हैं। तो अगर उसमें बात करें तो क्या जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी एक ही है ना सर? मतलब उसमें तो अगर एक ही प्रिपेयर करते हैं तो वो दोनों एग्जाम की तैयारी स्टूडेंट कर सकता है। तो उस पर सर आप क्या कहेंगे? यस मैम, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ तैयारी तो ऑलमोस्ट सेम ही है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, बस 15-20% अलग होता है, जहाँ पे एमपी के अंदर एमपी स्पेशल पूछ लेंगे, या थोड़ा सा पेपर 2 के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस डाल देंगे। मतलब 15-20% अलग है, बाकी पूरा एज इट इज़ सेम टू सेम है। तो अच्छा ऑप्शन है कि आप इसे कैरियर ऑप्शन से चूज़ करें, जेआरएफ निकालो, पीएचडी परस्यू करो, साथ साथ आप इधर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ट्राई कर सकते हो। एंड वैकेंसीज रेगुलर आती हैं, मतलब साल में ऐसे वैकेंसी नहीं आती जैसे यूपीएससी में आती है भाई 1000 वैकेंसी एक जगह से सेंट्रलाइज्ड आ रही हैं, लेकिन स्टेट बाय स्टेट के अंदर तो आ रही है ना। जैसे एमपी के अंदर आ रही है, राजस्थान के अंदर आ रही है, यूपी के अंदर आ रही है। तो अभी सर साल दर मैंने साल आती रहती आपका है। देखा भी था एक वीडियो कि 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हाँ के जी, लिए। इस ये साल तो 3000 हैं। हाँ, ये तो जैकपॉट है सर एक तरीके से कि अगर यूजीसी नेट की तैयारी करता है स्टूडेंट तो दोनों ही फील्ड की एक्चुअली सिमिलर पैरेलल तैयारी कर सकता है स्टूडेंट। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 3000 वैकेंसी एक साल के अंदर हमें तो कहीं देखने को नहीं मिली। जहाँ पे एमपी के अंदर भी वैकेंसी है, और मतलब चांसेस है, मल्टीपल चांसेस हैं। आप एमपी में भी ट्राई करो, आप राजस्थान के अंदर भी ट्राई करो, यूपी में भी ट्राई करो, एंड चांसेस है कि और भी स्टेट के अंदर वैकेंसी आ जाएंगी। आप मान सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर आ जाए, हिमाचल के अंदर आ जाए, आती रहती है वहाँ भी, ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूटिलाइज करना चाहिए। अब बच्चे यही हैं, वो इस एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाते हैं, तो उनका जनरल स्टडीज़ वाला पेपर भी क्लियर नहीं हो पाता। आप सोचिए कि राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी का जनरल स्टडीज़ का पेपर है वो क्वालिफाइंग एग्जाम की तरह वो भी क्लियर नहीं हो पाता है। सर इसका एक रीज़न ये भी है कि स्टूडेंट को ना बेस्ट रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे वो एक्चुअली पता नहीं होता है कि कहाँ से बेस्ट रिसोर्सेज है, कहाँ से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि मास्टर्स में भी फर्स्ट पेपर पढ़ते नहीं है, बाकी जो नॉर्मल जीके वगैरह होती है वो पढ़ते नहीं है। यूजीसी की भी बहुत सारी यूनिट्स ऐसी होती है जिनका स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कहाँ से पढ़ना है। तो आप सर अपने एक्सपीरियंस से बताइए, आपको 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है फील्ड में, कि कौन कौन से ऐसे बेस्ट रिसोर्सेज हो सकते हैं, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं अपने यूजीसी नेट के लिए? मैम सिंपल है, टेक्स्ट बुक को पकड़ो, ठीक है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के अंदर आओ और सारी चीज़ यहाँ से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, सब चीज़ मिल जाती है, ठीक है।
ये तो हो गई टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की बात। मैं आपको अलग से भी बता देता हूँ कौन कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स आप मतलब मास्टर्स के साथ साथ भी पढ़ के क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन। आपको जो सिलेबस है ना उसको बेस बना लेना है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। उसके बाद जो आपके बेसिक रिसोर्सेज हैं जो आपने मास्टर्स के अंदर पढ़े पेपर 2 के लिए, उन्हीं को ही पढ़ना होता है। हम भी क्या कर रहे होते हैं, जब हम कोर्सेज के अंदर पढ़ा रहे होते हैं तो हम वही सेम चीज़ पढ़ा रहे होते हैं जो मास्टर्स के अंदर पढ़ी हुई है। बस हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल सोर्सेज को क्लब करके एक जगह दे देते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे मिल जाता है जो बाहर नहीं मिल पाता। तो वहाँ पे स्टूडेंट की हेल्प हो जाती है। अगर भाई स्टूडेंट को मैं सिंपल बोल देता हूँ, अगर उसको विदाउट डिस्ट्रैक्शन प्रिपरेशन करनी है तो एक जगह से प्रिपरेशन कर ले, अच्छे से प्रिपरेशन कर ले और उसका एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। ये ऐसा एग्जामिनेशन है ही नहीं कि जहाँ पे आप इसको पंचवर्षीय योजना बना ले रहे होगी, 5 साल के अंदर भाई क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, लगातार नेट ही नेट क्वालिफाई कर रहे हो कि एक एक बच्चा ऐसा है कि हर साल नेट क्वालिफाई कर लेता है, क्वालिफाई नहीं कर पा रहा। JRF 4-5 साल हो गए हैं। अब आप देखिए मैम 5 साल तो वेस्ट हो गए ना उसके, जहाँ पे उसको पहले साल के अंदर ही JRF क्वालिफाई करके PhD के अंदर एडमिशन ले लेना चाहिए था। अब वो क्या कर रहा है कि 4 साल उसने वेस्ट कर दिया, नेट 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 7-8 बार नेट क्वालिफाई कर लिया, JRF अभी भी नहीं हो रहा है। अब अल्टीमेटली सर तो उसका वेस्ट हो एक गया इतना। मेन हाँ लूप होल तो ये भी है ना कि 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 2 फिर भी स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट होता है, तो उसका काफ़ी स्टूडेंट को नॉलेज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं सर कि पेपर 1 एंड पेपर 2 2 चीज़ें हैं, तो दोनों को टाइम कैसे देना है, कैसे स्ट्रैटेजिकली प्लान करना है, टाइम डिवाइड कैसे करना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है सर स्टूडेंट्स के सामने। यस मैम। और स्पेशली जब इंस्टाग्राम का टाइम आ गया है तो रील्स भी स्क्रॉल करनी है, शॉर्ट्स भी स्क्रॉल करनी है, ठीक है, और सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना है। तो उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 कैसे मैनेज करें? बैलेंस तो हो ही नहीं पाएगा ऑब्वियसली। तो तभी एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए जहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज एक जगह मिल जाएं, जहाँ पे आप पेपर 1 को भी रोज़ टाइम दे रहे हो, पेपर 2 को भी टाइम दे रहे हो। पेपर 1 को मेरे हिसाब से रोज़ आपको 1.5-2 घंटा देना चाहिए, पेपर 2 को उसके डबल, मतलब आप 1.5 घंटा उसको दे रहे हो तो 3 घंटा पेपर 2 को दो, क्योंकि ऑब्वियसली उधर 50 क्वेश्चन है तो उधर 100 क्वेश्चन है, तो डबल टाइम दो। एंड आप दोनों को बैलेंस करते हुए रोज पढ़ते हुए चलो, और सेम वे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 के भी लगाने हैं, पेपर 2 के भी लगाने हैं। तब एट द एंड जाके आपका ना जो सितारे होते हैं कि सितारे जगमगा रहे हैं या अलाइन कर रहे हैं सितारे, तब जाके वो अलाइन करते हैं और तब जाके एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है, अदरवाइज नहीं होता। इतने सारे बच्चे होते हैं कि अच्छा पेपर 1 हुआ ही नहीं सर, हम तो पेपर 2 पे फोकस करते रह गए, मेजरली तो वही ठीक रहता है है। सर, पेपर 1 में बहुत सारे स्टूडेंट्स लैग कर जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो पेपर 1 किया ही नहीं, पेपर 2 पढ़ते रह गए पूरे साल या एक साइकिल के अंदर। अब क्या करें, तो होगा ही नहीं एग्जामिनेशन क्लियर। पेपर 1 में आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन तो क्रैक करने पड़ेंगे, और उधर पेपर 2 में मैं अपने सब्जेक्ट के बता रहा हूँ मिनिमम 30-35 क्वेश्चन क्रैक करने पड़ेंगे। पेपर 2 में आपको 65 क्वेश्चन क्रैक करने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं होगा JRF। सर इतना मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न भी जैसे जैसे चेंज हो रहा है, तो ये तो रहा कि हम लोग सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे स्ट्रैटेजिकली प्लान कर सकते हैं, क्या रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके ये सवाल उठता है स्टूडेंट, इवन सर मेरा भी है कि उसको जैसे एग्जाम पैटर्न आपने कहा कि चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, ईयर टू ईयर चेंज हो रहा है, तो उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं या मॉक टेस्ट जो होते हैं वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं? क्या उनको एनालाइज करने से हमें एक विजन मिल सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, मतलब वो किस एक्सटेंट तक स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं समझने में मैम एग्जाम का सिंपल सी पैटर्न? है, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इंडिया के अंदर उठा के देख लीजिए, कोई भी ले लीजिए, SSC, बैंक, PO, UPSC, स्टेट, PCS, कोई भी आप उठा लीजिए, सबसे बेसिक जो चीज़ होती है सिलेबस को उठाओ और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी के अराउंड पूरा पेपर बनता है। उसके बाहर पेपर जाता ही नहीं है, और जाएगा तो 4-5 क्वेश्चन का फर्क होगा, बस वो इतना ही बाहर जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर किसी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस को उठाओ, डाउनलोड कर लो, अपने सामने चिपका लो, और जो किताबें आप पढ़ रहे हो मास्टर्स के अंदर जो आपने पढ़ी है, आप उन्हीं को पढ़ना शुरू कीजिए, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। बहुत सारे बच्चे हमें क्या मिस्टेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर ही नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि सर पहले हम पूरा सिलेबस निपटा तो लें, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन नहीं, वो यहीं पे गलती हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस आपका कभी खत्म होगा ही नहीं। आप पूरे साल पढ़ते रहोगे, जो एक साइकिल है उसके अंदर पढ़ते रहोगे, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब करोगे? तो जो मैं अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि हमेशा ना आप साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, कि जैसे आपने थ्योरी बुक कोई उठाई, आप उसको पढ़ रहे हो, या इवन कोर्सेज के अंदर भी इनरोल्ड हो, तो आप पढ़ रहे हो वहाँ पे, और साथ साथ डेली पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करो जैसे आप किताबें पढ़ रहे हो, ठीक है, कि ऐसे 10-15 क्वेश्चन मैं रोज सॉल्व करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, और उसके शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ, ऐसे जैसे आप किताब पढ़ रहे हो। उसको ये मत सोच के चलो कि अच्छा मेरे से क्रैक होना चाहिए क्वेश्चन, ये मुझ पे आना चाहिए, नहीं आएगा। आपको 2-3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी रिवीजन होना चाहिए। जैसे आप
बुक्स का रिवीजन करते हो प्रॉपर तरीके से। तो ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इवन सर इसी में मुझे एक मतलब मेरे भी माइंड में एक पॉइंट आ रहा है कि जो मॉक टेस्ट होता है, एक्चुअली हम जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो एक पर्टिकुलर माइंडसेट होता है। जैसे स्टूडेंट्स, बहुत आपने एग्जाम टाइम पे देखा होगा कमेंट्स में आते हैं कि सर पढ़ा है याद नहीं रह रहा है, भूल जा रहे हैं, ये हो जा रहा है। तो उसका मुझे लगता है कि एक सोल्यूशन ये है कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि आपका माइंड ना वही चीज़ें आगे रखता है एग्जाम में जो आप उससे पूछते हो, जिनकी रिक्वायरमेंट आपको होती है। तो मुझे लगता है कि सर मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है उस चीज़ में। सर अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्किंग भी होते हैं, क्योंकि मास्टर्स के तुरंत बाद आगे किसी करियर ऑप्शन को बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है स्टार्ट वर्किंग जस्ट आफ्टर देयर मास्टर्स। तो उन स्टूडेंट्स को बट अब लगता है कि अपनी प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं है या कुछ भी है, तो उनको करियर स्विच करना है, ये करना है। तो वो चाहते हैं कि यूजीसी नेट के थ्रू कोई और करियर अपॉर्चुनिटी में आगे जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करें। एवरीबडी वांट्स टू अचीव मोर इन देयर लाइफ। तो जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जॉब में इन्वॉल्व हैं, उनमें उनकी एंगेजमेंट है, तो वो यूजीसी के लिए किस तरीके से टाइम निकाल सकते हैं सर? मैम वर्किंग प्रोफेशनल वाला बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये वर्किंग प्रोफेशनल्स ना ये बहुत बड़ी कैटेगरी बनता जा रहा है कि इनको ये प्रेजेंट जॉब से अपने खुश नहीं है। इवन इनफैक्ट ऐसे भी लोग थे, जो मेरा एक स्टूडेंट था वो तहसीलदार था बिहार के अंदर, ठीक है, तहसीलदार मतलब वो बीपीएससी क्रैक करके वहाँ पे गया होगा, और वो बोल रहा है कि सर इतना वर्कलोड है, इतना प्रेशर है, मेरे को ये जॉब छोड़नी है, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो अभी मुझे बताइए कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल लोग, एक तो जो ऑलरेडी जॉब के अंदर जिनको करियर स्विच मारना है, पहली जॉब से परेशान हो गए, देन दूसरे वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन ही हो जाएंगी, ठीक है, जो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, वो भी इनफैक्ट वर्किंग प्रोफेशनल ही हैं। वो तो मतलब मुझे लगता है कि वो तो सबसे ज़्यादा काम कर रही होती है एक दिन के अंदर, पूरा दिन ऑक्यूपाइड होता है। अब दूसरे वो वर्किंग प्रोफेशनल है, वो ये बोल रहे हैं कि सर टाइम मिल ही नहीं पाता, हस्बैंड हो गए, फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, कहाँ टाइम निकालूं सर मैं, मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम है, ठीक है, तो कैसे पढ़े। अब उनके लिए मैं सिंपली अप्रोच ये बताता हूँ कि आपके पास बहुत कम टाइम है, सभी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, तो आपको ना अपने रिसोर्सेज जो है बहुत ही लिमिटेड रखने हैं। आपको तो, आपके पास तो डिस्ट्रैक्ट होने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप जहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपने मल्टीपल रिसोर्सेज पढ़ने शुरू कर दिए, 2-3 किताबें पढ़नी शुरू कर दी, आप गए, खत्म हो गए, वो आपका अटेम्प्ट चला गया। तो बेटर है अपने रिसोर्सेज को जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो उतना करो। जितना रिस्ट्रिक्ट करोगे, जितनी कम किताबें आपके पास होंगी, जितना मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन कर रहे होंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो ये स्ट्रैटेजी उनको अपनानी चाहिए वर्किंग प्रोफेशनल्स को। सर और सब्जेक्ट की, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, 7-8 साल हो चुके आपको पढ़ाते हुए, कुछ 3-4 साल का एक्सपीरियंस मुझे भी हो चुका है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हुए। तो स्टूडेंट सर बार बार ना ये चीज़ आती है कि इतना डिफ़िकल्टी लेवल, ये डिफ़िकल्टी लेवल, इस तरीके के कुछ जब एग्जाम होता होगा तो आप भी इस तरीके के कुछ कमेंट्स देखते होंगे कि सर डिफ़िकल्ट लेवल, जैसे हमारा आपकी बार पॉलिटिकल साइंस में आया कि सर बहुत डिफ़िकल्टी लेवल हाई था, ये था। तो क्या आपको लगता है कि अक्रॉस सब्जेक्ट्स भी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा कम ज़्यादा वेरी करता है, या ये कुछ सर, या हमारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है? नहीं मैम, मुझे लगता है कि ये यूजीसी नेट का ट्रेंड है, अब उनको रियलाइज हो रहा है, एनटी को भी रियलाइज हो रहा है कि बच्चा बहुत दे रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से पीएचडी भी निकालना है हमको, पीएचडी के अंदर एडमिशन लेने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनाना है, जेआरएफ भी यहीं से देना है। तो मेरे को ये लगता है कि आने वाले टाइम पे जो पेपर है पूरा का पूरा, ये और चैलेंजिंग होता चला जाएगा, और ये अक्रॉस सब्जेक्ट ही रहेगा, क्योंकि आपने एक एग्जामिनेशन को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है, एक के ऊपर आप पीएचडी के लिए भी डिपेंडेंट हो, जेआरएफ के लिए भी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, तो ऑब्वियसली उसका तो लेवल बढ़ेगा ही। सर लेवल बढ़ेगा, बट जैसे अभी यूजीसी का नया ड्राफ्ट आया था, बहुत कितना बवाल मचा है सर यूट्यूब पे उसके ऊपर, ये ड्राफ्ट वो ड्राफ्ट। अभी मतलब हो क्या गया है कि आप चाहे आपने मास्टर्स किसी भी उससे किया हो, आप अगर यूजीसी नेट किसी भी सब्जेक्ट में क्वालिफाई करते हो तो आप उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अब ये भी सवाल आएगा कि सर हमने मास्टर्स तो कर लिया है, बट अब हमें यूजीसी नेट जो है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में देना है। तो उनकी तरफ से सर ये क्वेश्चन है कि यूजीसी नेट के लिए पेपर 2 किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाए, बिकॉज अब तो इंटरडिसिप्लिनरी भी आ गया एनईपी 2020 के बाद में। तो वो एक सब्जेक्ट को चूज़ करना इट्स वेरी क्रिटिकल पॉइंट, तो वो किस बेसिस पे कर सकते हैं ताकि वो ईजिली वो लोग यूजीसी नेट क्रैक कर सकें? मैम पॉइंट तो अच्छा है कि भाई आप कोई भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन आप दोगे कैसे। मैं सपोज हिस्ट्री का हूँ, मैं पॉल साइंस कैसे दे सकता हूँ, मेरे तो मुझे पॉल साइंस का पी भी नहीं पता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में, लेकिन मैं दे ही नहीं सकता। मतलब प्रिपेयर करके मुझे प्रिपरेशन करने में इतना टाइम लग जाएगा कि जो मेरे साथ जो कम्पीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो मुझसे बहुत आगे होंगे, और वो पहले क्रैक कर लेंगे, मुझे टाइम, मैं लगता ही रहूँगा प्रिपरेशन के अंदर। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन अभी भी वही है कि आप जिसमें मास्टर्स कर रहे हो उसी में ही दो, उसी में क्वालिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि उसका आपको आइडिया है। और अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जाओगे, उसका सोचने की कोशिश करोगे कि मैं उसमें क्वालिफाई कर लूँ, उसका पेयर करूँ, तो इतने में तो आपका टाइम चला जाएगा, और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो निकाल के ले जाएंगे। डिग्री और इटसेल्फ से हाँ जी, सर मास्टर्स ऑफ हाँ आर्ट्स, तो वही यू है। बिकम मास्टर ऑफ दैट यस सब्जेक्ट। मैम, उसको आपने डीपली पढ़ा हुआ होता है और सारी चीज़ें कवर की हुई होती है, तो उसी के अंदर देना चाहिए आपको एग्जामिनेशन। सर एक जैसे इसमें, क्योंकि हम लोग पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और पीएचडी में रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और वहीं हम देखते हैं कि हमारा जो पेपर 1 है ना, उसमें भी एक टॉपिक आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है। तो हम प्रिपेयर करते हुए हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट रिसर्च, जो हमारा टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए टू प्रिपेयर दिस एग्जाम, कि उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है ताकि हम पीएचडी में भी जा सकें। यस मैम, आप देखिए स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ पूरा क्वालिफाई कर लिया, लेकिन यही नहीं पता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है। मेरे से पूछना है कि सर आप बता दो टॉपिक, आप ही टॉपिक बता दो, आप ही रिसर्च प्रपोजल हमें बना के दे दो, हम बस जाएंगे और दे देंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं सोचता हूँ कि ये पॉसिबल कैसे है, ये तो बताओ। तुम्हें 5 साल स्पेंड करना है उसके ऊपर और मेरे से पूछ रहे हो कि मैं टॉपिक बता दूँ आपको, मैं बता दूँ आपको सारी चीज़ें, मैं आपको बेसिक फ्रेमवर्क तो दे सकता हूँ। तो वहाँ पे पेपर 1 का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ना वो जो रिसर्च वाला टॉपिक होता है उसको अच्छे से वहाँ पे पढ़ो, तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। और फिर आप साथ साथ रिसर्च प्रपोजल के ना जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे वो फ्रेम हो जाने चाहिए। और एट द एंड जैसे आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो, आप पीएचडी के लिए रेडी हो जाओ कि मेरा रिसर्च प्रपोजल रेडी है और मैं जा रहा हूँ एडमिशन लेने के लिए, ऐसा मतलब होना वैसे चाहिए। इतना पैथेटिक हो जाता है ना कि स्टूडेंट पढ़ते भी हैं उसमें एग्जाम में, जैसे आपने कहा कि हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट कैसा आता है, मैम ये टॉपिक है, क्या ये सही है, क्या ये परफेक्ट है। तो मतलब इतना वो लगता है कि आपने फर्स्ट पेपर में रिसर्च को पढ़ा है, आपने वो पेपर क्वालिफाई किया है, उसके बाद भी आप लोगों की दैट मीन्स आपने रिसर्च अच्छे से समझा नहीं है। वेरस जब आप पीएचडी में जाते हो तो रिसर्च तो इतना क्रिटिकल टॉपिक है कि वो तो आपको आना ही आना चाहिए बेसिक, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से होती है, आप रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हो, कैसे नहीं बनाते हो। उसके बाद सर पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो यूजीसी के अलग अलग यूनिवर्सिटी की या जहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसका क्राइटेरिया अलग अलग होता है। कहीं पे यूजीसी रिक्वायर्ड होता है, जैसे अभी बहुत सारे, अभी हमने यूट्यूब पे देखा सर कितना, मतलब स्क्रॉल करो तो हम यूजीसी ड्राफ्ट में ही पहुँच जा रहे थे, जब भी स्क्रॉल करो तो वहीं पहुँच जा, कि ये था स्टूडेंट्स के मन में आके यूजीसी जैसे अब रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये एक बहुत र्यूमर फैला कि यूजीसी एज इफ रिक्वायर्ड नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अब क्या आपको लगता है कि ये यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट है, अगर ये भी एप्लीकेबल हो जाता है, तो यूजीसी कितना सिग्निफिकेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उसका कितना इंपॉर्टेंस बच जाती है अब? मैम, ड्राफ्ट को ना मिस इंटरप्रेट किया बहुत सारे लोगों ने। एट द एंड जो चेयरमैन है हमारे, उनको खुद आके बोलना पड़ा कि देखो यूजीसी नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और वो हमेशा के लिए रहेगा। अगर आप इवन पीएचडी परस्यू करने के लिए जा रहे हो तो आपको तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो जो स्टेट के अंदर जो वैकेंसी आ रही है वहाँ भी मिनिमम यूजीसी नेट ही रहेगा। अभी भी आप देखिए एमपी के अंदर जो वैकेंसीज आई हुई हैं, राजस्थान के अंदर जो आई हुई हैं, यूपी के अंदर जो आने वाली है, वहाँ भी नेट ही रहेगा मिनिमम। मास्टर्स विद 55% मार्क्स प्लस नेट, अगर आपका ये है तो आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि भाई आप पीएचडी कीजिए, ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको जो प्रमोशन वगैरह चाहिए होगा तो वहाँ पे तो पीएचडी की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो वहाँ पे पीएचडी आपको परस्यू करना पड़ेगा एट द एंड। तो वही था सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कन्फ्यूजन रहता है कि मैम अब जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, अब नेट हो गया तो चलो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट जेआरएफ होने के बाद में एक डिलेमा क्रिएट हो जाता है कि अब हम पीएचडी करें बिकॉज इट जनरेट स्कॉलरशिप, तो अब हम पीएचडी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाएं। दोनों में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो सर आप के हिसाब से मतलब इसमें क्या डिफरेंस है कि जेआरएफ क्वालिफाई अगर कर लेते हैं तो आपको पीएचडी के लिए जाना चाहिए, या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहले अप्लाई करना चाहिए फिर बाद में पीएचडी के लिए सोचना चाहिए? मेरे हिसाब से जेआरएफ क्वालिफाई करते ही या उससे पहले ही आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन ले लेना चाहिए। मास्टर्स आपका खत्म हो, आप साथ साथ रिसर्च प्रपोजल अपना प्रिपेयर कीजिए और घुस जाइए पीएचडी के अंदर। एंड जेआरएफ हो गया तो सोचना ही नहीं है, आँख बंद के जाओ, आँख बंद करके जाओ पीएचडी के अंदर एडमिशन ले लो, क्योंकि वहाँ से आपकी फेलोशिप शुरू हो जाती है। उसके बाद आप टाइम स्पेंड कीजिए अपनी रिसर्च के ऊपर, आपको मज़ा आएगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर मज़ा आएगा। उसके बाद अगर कहीं वैकेंसी आती है तो अप्लाई करो, अच्छी बात है। उसके बाद करना है, पहले नहीं करना। पहले जेआरएफ की स्कॉलरशिप लो, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जहाँ भी वैकेंसी आती है अप्लाई करते रहो, तो आपका पीएचडी चलता रहेगा। ये थोड़ी ना कि वो आपसे बोल देंगे अच्छा पीएचडी छोड़ दो अपना, ठीक है, वो चलता रहेगा। तो इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए स्टूडेंट्स को। सर इसकी जेआरएफ की रिक्वायरमेंट या नेट की रिक्वायरमेंट क्या डिफर भी करती है? मतलब पर्सनली अगर मैं पूछूं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो क्या वेरी करती है? मैम मुझे लगता है कि मिनिमम तो वही है, नेट आपका होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी नेट मिनिमम है। अब डिफरेंस मेन जो आता है ना, मुझे लगता है कि प्राइवेट और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वो आता है सैलरी को लेके, कि असिस्टेंट प्रोफेसर को वहाँ पे क्या सैलरी मिलती है, और किसी पे कोई डिफरेंस नहीं आता। पढ़ाना वहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है, बच्चे वहाँ भी होते हैं, वहाँ भी होते हैं।
बस सैलरी का डिफरेंस होता है, गवर्नमेंट में ऑब्वियसली ज़्यादा मिलती है और प्राइवेट में कम मिलती है। प्राइवेट में आप 40-50 हज़ार एक्सपेक्ट करोगे शुरू में, और गवर्नमेंट में आप सीधे 90 के अराउंड 1 लाख के अराउंड हमें पहुँच जा रहे हो। तो जब सर सैलरी डिफरेंस इतना है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी अलग होगा। रिक्रूटमेंट भी अलग है बिल्कुल। वहाँ पे प्राइवेट के अंदर क्या होता है कि आप जैसे गवर्नमेंट तो पूरा गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट होता है वो तो पूरा नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम देते हैं तब होता है सिलेक्शन। वहाँ पे क्या होता है कि वो तो वैकेंसी निकाल देते हैं कि भाई जिसका मिनिमम नेट है आप आ जाइए, और अगर आप हमें इंटरव्यू के अंदर अच्छे लगे तो हम आपको ले लेंगे। तो सर ये क्या वर्कलोड ज़्यादा नहीं रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में? क्योंकि ये आता भी है, बहुत मतलब सवाल आता है कि प्राइवेट में ले तो लो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओ, बट वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है 9 to 5, और वो जो टीचिंग, बाकी टीचिंग के अलावा और सारी रिसर्च चीज़ें होती हैं उनमें आपकी इन्वॉल्वमेंट उतनी नहीं हो पाती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है सर, टीचिंग और रिसर्च स्कोप की अगर बात की जाए तो प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? मैम प्राइवेट में वर्कलोड है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। जो मेरे दोस्त भी हैं जो प्राइवेट के अंदर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी खुद बताया कि प्राइवेट में ज़्यादा वर्कलोड होता है, क्योंकि आपको टीचिंग के अलावा और भी काम करने हैं, और वहाँ पे आपको रहना ही रहना है। मतलब इट्स लाइक 9 to 5 जॉब आपका जो प्राइवेट के अंदर हो जाता है कि आपको 5 बजे तक या 4 बजे तक आपको वहाँ पे रहना ही रहना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैनेज करनी पड़ेंगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है वहाँ पे इतना कुछ नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट में तो टीचर ऐसे भी होते हैं कि 3 लेक्चर ले रहे हैं, 3 लेक्चर लेने के बाद अपने घर चले जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ भी एक्स्ट्रा करिकुलर मैनेज करना है, लेकिन वो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं है कि मतलब हर हफ्ते ही कुछ ना कुछ मैनेज करना हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर। सर जब नए नए लगते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, तो जैसे मैंने भी 2 साल पहले जॉब स्टार्ट किया था, आई टॉट इन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, तो वो तो चलो मेरा एक्सपीरियंस है, बट अगर मैं आपके एक्सपीरियंस से पूछूं तो जब हम नए असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं हमारा वर्क एनवायरनमेंट अलग होता है, ऑफलाइन स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप नहीं उस एनवायरनमेंट को समझ जाते बिकॉज जॉब का जो एनवायरनमेंट होता है दैट्स अ डिफरेंट सेटअप। तो उसमें क्या लगता है कि कोई न्यू कमर जब जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस, मतलब क्या ऐसे चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस है जो वो फेस करते हैं? मैम सबसे बड़ा चैलेंज तो पहले ये होता है, जो पहली क्लास होगी असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बने हो और जो पहली क्लास आप लेने के लिए जाओगे, सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि बच्चे आपको देख रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ये आएगा और आज ये बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर करके जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका लेक्चर अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए। मेरा क्या था, जब मैंने पहले लेक्चर दिया था ना बच्चों को, तो मेरा आज भी याद है, मैंने पूरा लेक्चर इंग्लिश के अंदर दे दिया, ठीक है। मैं गया असिस्टेंट प्रोफेसर, हम बने हैं, क्या दिक्कत है, पूरा का पूरा असिस्टेंट इंग्लिश के अंदर लेक्चर देंगे। लेकिन वहाँ पे बच्चे, अरे सर हिंदी, लेक्चर एंड होने के बाद सर हम हिंदी मीडियम से, हम हिंदी मीडियम से हैं। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो पूरा का पूरा बैकफायर कर गया। पहला लेक्चर मैंने सोचा आज तो मैंने फाड़ दिया बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा दिया है, लेकिन एट द एंड आधे से ज़्यादा क्लास हिंदी मीडियम के अंदर थी और बेचारों को उनको कुछ समझ ही नहीं आया। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि टीचर्स को ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी ऑडियंस कैसी है। उसके बाद मैंने लेक्चर पूरे बाइलिंगुअल के अंदर दिए थे, इंग्लिश भी था और हिंदी भी था, आज भी बाइलिंगुअली चलता हुआ आ रहा है। लेकिन यस, पहला दिन और शुरुआत जो होता है, जब आप करियर की शुरुआत कर रहे हो तो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको लेक्चर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, और वो ऐसे प्रिपेयर करने होते हैं कि बिल्कुल इम्पेकेबल होना चाहिए, कि कहीं पे कुछ डाउट ना हो और जो स्टूडेंट्स हैं वो सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो ये मेन होता है चैलेंज शुरुआत में। सर ये मेरा भी मतलब एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप पढ़ाने जाते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी टीचर होता है उसकी लाइफ में होती है, हाउ दे बिल्ड देयर बॉन्ड विद स्टूडेंट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आपको अप्रोचेबल रहना होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप वही क्लास में आए, लेक्चर दिया और फिर आप बस चले गए, गायब हो जाते हो, फिर वो थोड़ा सा ना कनेक्शन बिल्ड करना और अपने स्टूडेंट्स को समझना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको भी पता चला होगा बिकॉज यू वर अप्रोचेबल टू योर स्टूडेंट्स, क्या उन्होंने आके बोला सर हिंदी में पढ़ाइए, तब आपको पता चला, देन यू स्टार्टेड। सिमिलर होता है कि आप अगर मतलब वो होता है कि आपने पढ़ाया और फिर नहीं है, तो वो एक बॉन्ड बिल्ड करना स्टूडेंट्स के साथ में वो बहुत ज़रूरी होता है। चलिए सर, ये था आज का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी के लिए। सर ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं जिनसे मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट की यूजीसी को हम किस तरीके से एज अ करियर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, या यूजीसी में अगर क्लियर हो जाता है, जेआरएफ क्लियर हो जाता है और असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों में से क्या करियर ऑप्शन बेस्ट है, किसको पहले लेना चाहिए, किसको बाद में लेना चाहिए, वो सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है कि सर आज बहुत बेहतर